हमारे क्लब को नेक्स्ट सारी हमारी जो वर्कशॉप्स हैं वो आपके लिए फ्री होंगी, बिकॉज वी आर हेयर टू फॉर्म अ कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जो नए लोग आते जाएंगे वो हमारे माइंडफुल फ्रेंड्स क्लब का हिस्सा बनते जाएंगे। और वर्कशॉप्स आप लोग ही आप लोगों की ही वर्कशॉप में आप में से कोई अगर फ्यूचर में किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहे तो वी कुड इंक्लूड दैट एज वेल। सो इट्स समथिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द माइंडफुल पेरेंट्स क्लब जिसका आप सब लोग हिस्सा हैं। आज का हमारा टॉपिक है द बर्नआउट सिंड्रोम। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि डॉक्टर शाद एक्चुअली है क्या। डॉक्टर शाद पाकिस्तान का फर्स्ट होलिस्टिक हीलिंग प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया फॉर चिल्ड्रन। वी वर्किंग ऑन 3 डोमेन। हमारी जो फर्स्ट डोमेन है दैट्स आवर प्रोडक्ट्स, जो इंशाल्लाह जिसके लिए अभी भी मैं कर दूँ मैं इसीलिए हूँ क्योंकि हम अपने रॉ मटेरियल और अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और विद इन 3 मंथ्स इंशाल्लाह आपके पास हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। नंबर 2 हमारी एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट्स हैं और ये अपॉइंटमेंट्स हम बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स लेंगे और उनके बिहेवियरल चेंजेस और बच्चों के लाइफस्टाइल मेडिसिन को मद्देनजर रखते हुए चेंजेस और जिस तरह से हम उनकी डिजीज रिवर्सल वगैरह करते हैं वो करेंगे। देखिए बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं तो इसके अंदर एक्सटेंसिव काम होता है, तो हम 6 से 7 बच्चों से ज़्यादा लेते नहीं एंड देन हम एक न्यू ग्रुप लेते हैं। और थर्ड चीज़ इस पर हम काम करते हैं वो हमारी वर्कशॉप्स है। दैट्स अबाउट अस। अच्छा, इसके बाद हमारा जितने लोगों ने पे किया है या अगर आप किसी भी हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लेंगे कुछ भी करेंगे तो 12% ऑफ ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ ऑल आर प्रॉफिट इज डोनेटेड टू सैयद फकीरुल्लाह शाह वेलफेयर फाउंडेशन। तो आप जब अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे वर्कशॉप आपने ली या आप हमारा कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो ऑल ऑफ यू आर मेकिंग चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। पाकिस्तान में बेसिकली हमारा हॉस्पिटल है नारोवाल के अंदर जहाँ पे हम काम करते हैं और कर्ज हंसना पे काम करते हैं। आज की जो पर्टिकुलर हमारी मीटिंग है, हमारी जो वर्कशॉप है, उसमें हमने बर्नआउट सिंड्रोम के बारे में बात करनी है। एक चीज कांस्टेंट रहेगी, जो लोग हमारे साथ पिछली वर्कशॉप में भी थे, वो ये कि वर्कशॉप्स का एक तो मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना, माइंडफुल पेरेंट्स कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा, आई वांट टू हुक यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हीलिंग। और होलिस्टिक हीलिंग पूरी दुनिया के अंदर तो एक बहुत ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं है। होलिस्टिकली हील करना ये होता है कि हम चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, कोई बीमारी अगर होती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं होती, होलिस्टिकली होती है। आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, वो सब किसी न किसी बीमारी में या कोई भी जहनी उलझन हो या किसी भी चीज हो, उसके अंदर आपकी पूरी आपका पूरा वजूद उसके अंदर शामिल होता है। इट्स नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी। सो व्हेन वी हील होलिस्टिक एंड दिस इज व्हाट काइंड माइक्स म्यूट कर लीजिएगा। एंड दिस इज समथिंग जिसके साथ आई वांट टू हुक यू ऑल ऑफ यू टू। एंड सेकेंडली, जो हम काम कर रहे हैं इट्स न्यू, इट्स बीइंग डन फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। बहुत सारा अपहिल काम है, बहुत सारे ट्रबल शूटिंग है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसके लिए आप सब लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत होगी। आज हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन 2 थिंग्स। Firstly, I'm going to aware you to what actually is burnout syndrome and what is going wrong. And secondly, we're going to practically think about work on things to correct the burnout syndrome जो हमारे अंदर है। अवेयरनेस से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे बर्नआउट सिंड्रोम की। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की अगस्त 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन उन्होंने दी है बर्नआउट सिंड्रोम की। जैसे हाइपरटेंशन की एक डेफिनेशन होती है हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जैसे डिक्शनरी होती है डिफरेंट चीज़ों की वोकैबुलरी होती है, इसी तरह हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर भी एक डिक्शनरी होती है। वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं, डिजीज को डिफाइन करते हैं। जैसे कोविड था, पहले कोविड नहीं था, फिर जब कोविड आया तो उसकी एक डेफिनेशन बनी। इसी तरह बर्नआउट सिंड्रोम अब चूंकि बहुत एक बड़ी चीज बनती जा रही है हमारी सोसाइटी में, तो अमेरिकन एसोसिएशन ने 2020 में इसको डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? बर्नआउट सिंड्रोम इज हाई इमोशनल एग्जॉशन, हाई डीपर्सनलाइजेशन एंड लो सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट फ्रॉम वर्क। ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है। ये रिसोर्सेज हैं, अगर आप में से कोई देखना चाहे, आप लोगों को रिसोर्सेज मैंने साथ ही पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर दी है। इफ यू वांट टू चेक देम आउट, तो आपकी पीडीएफ के अंदर साथ ही तमाम रिसोर्सेज मौजूद होंगे। ये बर्नआउट सिंड्रोम की जो वोकैबुलरी है उसके रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज डीपर्सनलाइजेशन।
इमोशनल एग्जॉशन तो हमें पता लग गई और हम उसको वी कैन मेक आउट एज वेल कि किस तरह से इमोशनल एग्जॉशन होगी, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, ये वो सब चीजें। डीपर्सनलाइजेशन क्या है? तो डीपर्सनलाइजेशन एक बंदे की होगी तो व्हाट इज दैट? विकिपीडिया के हिसाब से डीपर्सनलाइजेशन कैन कंसिस्ट ऑफ डिटैचमेंट विद इन द सेल्फ रिगार्डिंग वंस माइंड और बॉडी और बीइंग डिटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ वन सेल्फ, कि खुद से ही लाताल्लुक सा बंदा हो जाए, खुद से ही उखड़ा उखड़ा हो। सब्जेक्ट यानी कि हम लोग फील दैट वी हैव चेंज्ड, हमारी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। द वर्ल्ड बिकम्स वेग, दुनिया थोड़ा इतना हमारी अटेंशन नहीं रहती, इतना चार्म नहीं रहता। ड्रीम लाइक, लेस रियल, lacking in significance of being outside of reality while looking in. It can be described as feeling like one is on autopilot and the person's sense of individuality or selfhood has been hindered or suppressed. आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ, अगर हम पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि हमारी एक मोनोटोनस रूटीन होती है, हमेशा हम लोग थके हुए होते हैं, कोई चार्म नहीं होता, एक काम पता है, सुबह उठे नाश्ता बनाया, ये किया वो किया, एक रोबोट की तरह काम हो रहा था, इंटरेस्ट नहीं चीजों में रहता। हमें लगता है कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो गई है, हमें लैक ऑफ ग्रोथ लगता है, हम स्टक लगते हैं। ठीक है, अब जब हम इस सारे डीपर्सनलाइजेशन की, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मुझे चार्ट में एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप लोग को डीपर्सनलाइजेशन समझ में आ रहा है। आवाज लो है मेरी बहुत। इज माई वॉइस रियली लो? Yes. बहुत ज्यादा? मैं तो फिर काफी कुछ। ओके फाइन, लेट मी। Headphones के साथ it's okay. ओके आई, मैं थोड़ा सा इसको करीब कर लेती हूँ फिर। वेट वेट अ सेकेंड। अब थोड़ा बेहतर है? बेटर ना? जी 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 जी। ठीक हो गया, मैंने इसको ज्यादा करीब कर लिया। अभी तक हम बात कर रहे थे डीपर्सनलाइजेशन के बारे में। बर्नआउट सिंड्रोम की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि हाई इमोशनल एग्जॉशन होती है, वो तो हमें पता चल गया ना, स्ट्रेस एंड ये सब चीजें। उसके बाद हाई डीपर्सनलाइजेशन मतलब बीइंग अ पेरेंट अगर हम बात करें तो क्या होगा कि हम लोग लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, काम कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कि बच्चा बात भी नहीं सुन रहा, हम मेहनत भी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं शो हो रहा जो भी हम काम फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं। वी आर टायर्ड, वी आर स्ट्रक, वी देयर इज अ लॉट ऑफ टॉल ऑन आवर ब्रेन। ठीक है, एंड वी फील लेस अकम्पलिश्ड। हम बच्चा है हमारा, हम उस पर मेहनत करें, माँ बाप क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, तरबियत करते हैं, लेकिन उस सब चीजों का असर एक तरह से नहीं हो रहा। तो हमारी जो भी अकम्पलिशमेंट हम करना चाहते हैं, जो भी हम लोग हासिल करना चाहते हैं, वो चीज हो नहीं पा रही। सो बेसिकली दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पेरेंट। अगर आप पेरेंट के हिसाब से देखिए तो पेरेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, उसका कोई चार्म नहीं सही तरह से हो रहा, और जो वो बच्चे के अंदर तरबियत या उसके साथ जो करना चाहते हैं वो चीजें हो नहीं रही होती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सोसाइटी और बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज को हमारे जहन के ऊपर इसका एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं। फैमिली हो सकती है, सोसाइटी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। नंबर टू, ये जो बर्नआउट सिंड्रोम है ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये एक ओवरऑल चीज है। ये आपका वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपका रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है, पर ओवरऑल हम इस चीज में से गुजर रहे हैं मोस्ट ऑफ अस। हाउ वुड यू मैसेज करेंगे आप सब लोगों को बर्नआउट सिंड्रोम की बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई है? जस्ट राइट यस। यस, एवरीबडी इज नाउ टायर्ड एंड फील्स लाइक अ रोबोट। यू करेक्ट हिरा। मैसेज कीजिएगा कि आपको समझ आ गई है कि बर्नआउट सिंड्रोम एक्चुअली है क्या। सही हो गया। अब हमारे पास इस सेशन के लिए 4 मिनट्स रह गए, उसके बाद नया लिंक शेयर होगा। 4 मिनट्स के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में बताना चाहूंगी। जब हम लोग बर्नआउट सिंड्रोम में से होते हैं, जब हम लोग एग्जॉस्टेड होते हैं, तो सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर असर होता है ना हमारे ब्रेन में, तो वो हमारे ब्रेन के आगे एक हिस्सा है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिर्फ बर्नआउट सिंड्रोम की वजह से ही खराब नहीं होता, मेनी थिंग्स जिनकी वजह से इसके ऊपर असर होता है। वन ऑफ विच इज मल्टीटास्किंग। हम लोग बहुत फखर से कहते हैं हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एक टाइम में 10 काम हम कर लेते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस सिर्फ 2.5% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है मल्टीटास्किंग की। बाकी जब लोग मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने ब्रेन के अंदर शैलो स्कैटर्ड ब्रेन स्टेट्स पैदा करते हैं। एक काम से दूसरे काम पे जंप करते हैं, दूसरे से तीसरे पे जंप करते हैं, काम तो हो जाता है
लेकिन अंदर से ब्रेन जो है वो शैलो स्कैटर्ड स्टेट्स में चला जाता है, एग्जॉस्ट हो रहा होता है, वो अपनी सारी एनर्जी यूज कर रहा होता है। ब्रेन इज नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग, वी आर नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग। हाँ कभी कभार ठीक है, लेकिन इन जनरल मोस्ट पीपल डू बेटर विद सिक्वेंशियल टास्किंग, कि एक काम खत्म किया फिर दूसरा। इसके अंदर प्लानिंग और वो सब चीजें भी बहुत इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा, हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, मीडिया, फोन्स, वॉचेस, ये सब चीजें भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। स्ट्रेस ओवरडोज, स्लीप डेप्रिवेशन, लो ऑक्टेन, ऑक्टेन डाइट होती है होल व्हीट प्लांट बेस्ड डाइट, सी फूड इसमें अच्छा हो उसको ऑक्टेन डाइट कहते हैं, हमारी उस तरह की डाइट नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है, हेल्दी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, स्विमिंग, साइकिलिंग, नेचर में जाना हमारा बहुत कम है। मेंटल डाउन टाइम हमारा कम है, हम हर वक्त ही ऑन आवर टोज होते हैं, हम फोकस नहीं करते हैं, डिस्ट्रप्शंस बहुत ज्यादा होती है। उससे भी हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ज्यादा हार्म होता जाता है। एक तो हार्म हम अपनी अकम्पलिशमेंट नहीं हो रहा, बच्चे से हम जो करवाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या जो जहाँ पे हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं वो चीज अचीव नहीं हो रही। दूसरा, ये एडिशनल चीजें हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर एक बोझ डालती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस स्टेट है, जो हमारा बर्न आउट स्टेट है, वो ज्यादा से ज्यादा खराब से खराब होता जाता है, और सबसे ज्यादा इफेक्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे होता है। अब ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता क्या है, ये हमारे ब्रेन के एग्जेक्टिव फंक्शंस को मॉनिटर करता है, जैसे एम्पैथी हो गई, इंसाइट हो गई, हम कैसे किसी सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करती हैं, हम सोचते कैसे हैं, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम डर और खौफ, परेशानी को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये सब इस जो रेड कलर की चीज हुई हुई है, इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। तो जब हम इन तमाम, जो पीछे मैंने तमाम चीजें डिस्कस की हैं, इनको, ये स्ट्रेसर्स हमारी एक जिंदगी में चल रहे हैं, जिंदगी के इसके अलावा और अलग स्ट्रेसर्स चल रहे हैं, बर्नआउट सिंड्रोम अलग चल रहा है, जब ये सब चीजें मिलके एक एक वॉल्केनो बन के फटती हैं, तो हमारा मेनली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इफेक्ट होता है। और फिर क्या होता है कि हम चिड़चिड़े रहते हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते, हम रिएक्ट कर लेते हैं ज्यादा, हमारे इमोशंस रेगुलेट नहीं होते, हमारी बॉडी में कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, हमें गलत और सही की पहचान सही तरह से नहीं रहती, सही तरह से हम कम्युनिकेट नहीं करते, ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं। तो बेसिकली ये इसलिए नहीं है कि हमें अचानक से कुछ हो गया, या किसी ने हमें कुछ कर दिया, या किसी ने हम पे, लोग कहते हैं ना लाइक नजर, जादू, ये सब चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली भी चीजें हम खुद अपने हाथ से खराब कर रहे होते हैं। अब इन सब चीजों का जो हमने खराब हो गई, या विद इन सो मेनी इयर्स हमारी चीजें खराब हो गई, उनको हमने ठीक कैसे करना है। देयर थ्री थिंग्स जिनको हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस ला के, तीन चीजें अगर हम करें तो हम बहुत हद तक बेहतरी ला सकते हैं। हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, आप लोग जल्दी से काइंडली लीव करें, सैयद नूर विल सेंड अ न्यू लिंक, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हम इन चीज़ों को किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर स्मार्ट गोल्स को, माइंडफुलनेस को और इवैल्यूएशन को डाल के अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ हमने जो जुल्म किया है, और अपने आप को जो हमने ये बर्नआउट सिंड्रोम में डाला है, उससे हम लोग निकलेंगे कैसे। अभी मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, टेक होम मैसेजेस हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लिंक में। काइंडली जल्दी से ज्वाइन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सही, काइंडली प्लीज आप लिंक ज्वाइन सेंड कर दो, और